आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ हालात वाक़ात और सियासत और हालात वाक़ात में तामीर व तरक्की सर फ़हरिस्त और तामीर व तरक्की में बीजेपी अपने 9 साला दौर इक़्तिदार का खुलासा कर रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बीजेपी के 9 साला दौर इक़्तिदार के दौरान क्या कुछ तामीर व तरक्की हुई, उसके हवाले से मरकज़ी वज़रा जगह जगह पहुँच रहे हैं और जम्मू कश्मीर भी मरकज़ी वज़रा पहुँच चुके हैं। मरकज़ी वज़रा में आज कानून के वज़ीर ख़ित्ते पीर पंचाल में थे और मरकज़ी वज़ीर ने आज ख़ित्ते पीर पंचाल में कई अवामी वफूद से मुलाकात की। अवामी वफूद से मुलाकात के साथ साथ बाज़ारों से लेके दूसरे इलाकों का रुख भी किया और यहाँ रास्ते और दूसरे मामलात को समझते हुए मरकज़ी वज़ीर ने हालात का जायज़ा भी लिया, अक्कासी भी करने की कोशिश की और इन्हीं हालात के जायज़े और अक्कासी के दौरान मरकज़ी कानून के वज़ीर ने बीजेपी के 9 साला दौर इक़्तिदार के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक बीजेपी एक नई सुबह का आगाज़ कर चुकी है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक एक नया कामयाब दौर भी चल चुका है। और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त हो या उससे पहले या बाद के मामलात, इन सभी मामलात में बीजेपी ने एक नई मंजिल तय की हुई है और मज़हबी सरकार जम्मू कश्मीर को नए खित्तों पे इस्तेवार भी कर रही है। 9 साला दौर इक़्तिदार का खाका पेश करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त अच्छे दिनों की उम्मीद लेके आए हुए हैं और जिस तरह से बीजेपी अच्छे दिन आने वाले हैं नहीं बल्कि अच्छे दिन आ चुके हैं को लेके आगे बढ़ रही है और उसी के बाद में अब एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इसका बड़ा कारण एक है कि प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं। उसका कारण है सेवा, उसमें कोर सब्जेक्ट है, गरीब कल्याण उसमें कोर सब्जेक्ट है और गुड गवर्नेंस उसमें कोर सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ भी जो टनल बन रही है वो हमारे डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का बेहतरीन। आज मैं बूढ़ा अमरनाथ गया, वहाँ मैंने एक ब्रिज देखा, ये डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का बेहतरीन। ये जो ऐसे काम किए हैं, आपका हाईवे बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, टूरिस्ट डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अभी कुछ डिमांड शेष है, उनको हम करने के लिए एक पूरा DPR बना करके मैंने संबंधित DC को, जैसे अभी अमरनाथ यात्रा जाएगी, रोड में कुछ कमी नजर आई, हमने कहा तुरंत ठीक करिए। जब यात्री आए तो रोड एकदम ठीक होनी। तो ये डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और सर्विसेज, सेवा जिसको हम कहते हैं, और गरीब कल्याण उसका कोर सब्जेक्ट रहा। इसलिए 9 साल बेमिसाल रहे और इसका कारण एक ही रहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद मॉनिटरिंग की योजनाओं की। 9 साल बेमिसाल, ये बीजेपी का कहना। लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी जहां जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक आने वाले इंतखाबात के हवाले से अपनी कारकर्दगी का खुलासा पेश करी है, वहीं जम्मू कश्मीर की अक्सर सियासी जमातें ज़्यादातर ताज़ियती मजालिस पर ही इत्तफाक़ किए हुए हैं और उमर अब्दुल्ला भी ख़ित्ते पीर पंचाल में थे। आवाम से मिलने का मामला भी था, ताज़ियती मजलिस भी थी और उमर अब्दुल्ला ने ख़ित्ते पीर पंचाल के दौरे के दौरान जब मीडिया से आज बात की तो साफ ज़ाहिर है जम्मू कश्मीर का मीडिया, उमर हो या दूसरा कोई सियासी लीडर, इंतखाबात की बात ज़रूर पूछ बैठता है और उमर अब्दुल्ला से भी आज इंतखाबात पर ख़ित्ते पीर पंचाल के दौरे के दौरान मीडिया ने पहला ही सवाल कर दिया। उमर अब्दुल्ला को आपको याद होगा परसों कश्मीर में श्रीनगर में थे तो श्रीनगर में भी जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल है तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इंतखाबात की जल्दी नहीं है, जल्दी उनके अल्फाज के मुताबिक शायद मीडिया को हो। और आज भी उमर अब्दुल्ला ने कुछ इसी तरह से ही अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और ख़ित्ते पीर पंचाल में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इंतखाबात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दिल्ली और इस सारे के बीच में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतखाबात की कोई तकदौर नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला का जवाब था इंतखाबात तो दिल्ली को करने हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही बता दिया था कि जम्मू कश्मीर में ग्राउंड सिचुएशन का जायज़ा लेने के बाद मरकज़ी सरकार जो उनको रिपोर्ट देगी उस पर उसके बाद इंतखाबात किए जा सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के अल्फाज के मुताबिक शायद
मरकज़ी सरकार या मरकज़ी वज़ारत दाखिला जम्मू कश्मीर की सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात भी की। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ कोलेशन या आने वाले दिनों में ग्रैंड अलायंस की बात पर भी जवाब दिया। और उमर अब्दुल्ला से जब सिचुएशन के हवाले से भी पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने हाय तौबा भी कर डाली। ज़रा पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि आपने सुना ही होगा, दोबारा सुना ही लेते हैं। ना, मैं अब इसमें बार बार पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ इस सवाल का जवाब देते हुए। जाहिर सी बात है भाजपा तैयार नहीं है। तैयार होती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक तो शायद वो जानकारी हासिल ही नहीं की। क्यों नहीं की समझ में नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं अब इस सवाल का जवाब अब इसके बाद दूंगा नहीं। इलेक्शन होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं ना। इलेक्शन हो जाए खुद पता चलेगा क्या डेवलपमेंट। आपको क्या है अलायंस से नहीं समझ में नहीं आता ना। अब इलेक्शन कहीं है नहीं, ब्यूगल कहीं बजा नहीं है। और उमर अब्दुल्ला इंतखाबात होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो दूसरी बात। लेकिन उमर अब्दुल्ला से यहाँ दूसरे सवाल भी पूछे गए। ग्राउंड सिचुएशन यानी सिक्योरिटी सिचुएशन का भी उनका से सवाल करते हुए बताया गया कि खित्ते पीर पंचाल से लेकर कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी चेकिंग और दूसरे मामलात की वजह से अक्सर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उमर अब्दुल्ला ने सवाल के जवाब में ये भी बता डाला कि गवर्नर राज और अवामी सरकार में बड़ा फ़र्क है। गवर्नर राज के दौरान अवाम के बुनियादी मसाइल सरकार तक नहीं पहुँच पाते, एक बड़ा फ़ैसला होता है। और अवामी नुमाइंदों की सरकार में सरकार और अवाम के दरमियान कोई बड़ा फ़ैसला नहीं होता है। इसलिए अवामी नुमाइंदों की सरकार यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़मीनी हक़ाइक़ से पूरी तरह से बाखबर होती है। सिक्योरिटी सिचुएशन और उस पर उमर अब्दुल्ला भी बोले और साथ साथ में उन्होंने कोलेशन की बात की। पहले ज़रा सुनिएगा सिक्योरिटी सिचुएशन पे क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने। हम ज़रा कोलेशन की बात भी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अंदाज़ा किए बैठे होंगे कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में किसी बड़े अलायंस की तवक्का तो नहीं कर रहे हैं। सुनिएगा ज़रा सिचुएशन पे। हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालांकि हम इंतज़ामिया से उम्मीद करेंगे कि चेकिंग जल्द से जल्द हो, कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन आपने खुद देखा पिछले दिनों इस इलाके के क्या हालात रहे, किस तरह यहाँ मिलिटेंसी बढ़ गई है। अगर मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये सीधी सबूत है कि इंतज़ामिया फ़ेल हो चुकी है, कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बेहतर होने के बजाय इसमें ख़राबी आई है। तभी तो जाके आज लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो इससे पहले शायद नहीं करना पड़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो यहाँ के हालात जो हैं उन पे नज़रसानी डाल, हालात पे नजरसानी होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बता रहे थे। लेकिन साफ जाहिर है बहुत से लोग इस उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने शायद सबक सीख लिया होगा, कहीं ना कहीं कोई अलायंस होगा। कुछ लोग कहते हैं गुपकार अलायंस होगा। लेकिन जहां तक पिछले दिन आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयानात में बताया था कि आने वाले वक्त में अलायंस होगा। और इसी अलायंस के हवाले से दिल्ली में अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है। कौमी सतह की लीडरशिप आने वाले वक्त में किसी बड़े अलायंस के हवाले से तबादला ख्याल भी करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक अलायंस के हवाले से उमर अब्दुल्ला के तेवर या उमर अब्दुल्ला की उम्मीदें दूर दूर तक ना ही दिखाई देती हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अलायंस के हवाले से अक्सर खुल के बात तो नहीं करते हैं, ग्रैंड अलायंस के हवाले से या यूँ कहें गुपकार अलायंस के हवाले से खुल के बात तो नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी सियासी जमातों के लीडरान का ये भी मानना है कि अगर फारूक अब्दुल्ला गुपकार अलायंस के हक़ में हैं तो उमर अब्दुल्ला उसके बिल्कुल ख़िलाफ़, उसके अपोजिट नज़र आ रहे हैं। वहीं नेशनल लेवल पर अलायंस के हवाले से जब आज उनसे सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पे हाय तौबा ना सही, लेकिन ये ज़रूर बताते सुने गए कि हमें क्या, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे लिए क्या किया। सुनिएगा ग्रैंड अलायंस पे उमर अब्दुल्ला का बयान। हमारा जम्मू कश्मीर के बाहर है क्या, हमने क्या कंट्रीब्यूट करना है ना इस रियासत के बाहर। कुल मिला के हमारी 5 सीटें हैं। हमारी 5 सीटों पे कौन सा तूफ़ान होने वाला है दिल्ली में।
हमने तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, बाकी रियासतों में क्या होना है क्या नहीं होना है वो दूसरी बात है। मैं वैसे भी मतलब वो ठीक है, आगे जाके क्या मजबूरी बनती है वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे कोई इन अलायंसों के से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा या जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। और मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे ज़रूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आइन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहाँ पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया हो। टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट की 2 पार्टियां ही राइट पे थी, बाकी ट्रैक से हिले हुए डले हुए थे, ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। और अब्दुल्ला ये भी बता रहे थे कि हमारी 5 सीटें हैं, कौन सा बड़ा तूफान कर पाएंगी। जो उमर अब्दुल्ला के अल्फाज थे या उनका मफहूम निकाला जा सके, लेकिन साफ जाहिर है शायद उमर अब्दुल्ला भूल गए सैफुद्दीन सोज का एक वोट, एक सीट जिसने हिंदुस्तान की तारीख में एक नई तारीख भी रकम की थी। 5 सीटें तो बड़ी होती हैं जब हालात कोलिशन की तरफ आते हों। तो चलिए, ये उमर अब्दुल्ला का खित्ते पीर पंचाल का दौरा, ताज़ाती मजालिस के लिए भी गए और महबूबा मुफ्ती की भी बात कर ही डालें। महबूबा मुफ्ती भी ताज़ियती मजालिस पे ज़्यादातर आज इत्तफ़ाक़ किए हुए हैं और अक्सर इलाकों में वो ताज़ियती मजालिस के लिए नज़र आती दिखाई देती हैं। और आज पुलवामा के अवंतीपोरा के दूसरे इलाकों में थे और महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले सुबह एक ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक बड़ी खबर के पस मंज़र में था और इस खबर में बताया गया कि नौजवान जिसका नाम इरफान बशीर है वो तब 14-15 साल का था जब उसके वालिद को मारा गया था और उसके वालिद के मारने के दौरान उसने वापस मिलिटेंट्स पर अटैक किया था और एक मिलिटेंट को मार डाला था और उसके बाद उसे सूर्य चक्र के अवार्ड से नवाजा गया था। तब सरकार ने उसे सूर्य चक्र भी दिया उसके लिए जो हालात वहाँ के थे, क्योंकि उस वाक़े के पस मंज़र में उसके घर को भी जला दिया गया था। वहाँ पर मुश्तिल हजूम में उसके घर को जला दिया था और उन्हें अकोमोडेशन दी थी, लेकिन असल में वो पीडीपी के सरपंच का बेटा था। तब हालात उस तरह के। तो अब महबूबा मुफ्ती के अल्फाज के मुताबिक या इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक अब सरकार उसको उस क्वार्टर से, एकोमोडेशन से खाली करवा रही है और करीबन 1 लाख से ज़ायद का किराया भी वसूल कर रही है। तो इसी पर महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह ट्वीट भी किया और फिर जब वो बाद दोपहर अवंतीपोरा के इलाके में पहुँची तो वहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों एक नौजवान की हलाकत के मामले पर भी बात की। नौजवान की हलाकत पर उन्होंने बताया कि मजबूरी या उससे इस हालत तक पहुंचाया गया है कि वहां महबूबा मुफ्ती, उस नौजवान ने खुदकशी कर ली। ज़रा सुनिएगा महबूबा मुफ्ती नौजवान की खुदकशी के हवाले से, क्या मुबैना खुदकशी हम इसे कहेंगे, इस खुदकशी के हवाले से क्या कुछ बताया। महबूबा मुफ्ती का ये बयान भी सुन लीजिएगा। इनको तंग किया जा रहा है ये जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ये गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, रोज़ इनको बोला जाता है हम डोज़र लेके आपके घर उड़ा देंगे। और ये जो बच्चा है ये उसी तनाव की वजह से, उसी तनाव का शिकार हो गया है और इसने अपनी जान दे दी। तो इससे बड़ी और क्या बात कह सकते हैं कि सरकार को देखना चाहिए ये कौन लोग हैं, किन ये 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनको क्यों बोलते हैं आपके मकान हम उड़ा देंगे, कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग। तो सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और ये भी इसके जिन्होंने इनको इस हालत पे पहुँचाया कि ये बच्चे ने अपनी जान दे दी, जान ले ली उसने, उसके खिलाफ जान गई। महबूबा मुफ्ती ये पूछ रही थी क्यों गई और इस पे सरकार के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो डोज़र से डरा रहे हैं। डोज़र का डर पिछले साल शुरू हुआ था और इस नौजवान की मुबैना खुदकशी के हवाले से भी बताया जाता है कि कहीं डर उसमें था। हकीकत क्या है ये तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सुबह सुबह जो ट्वीट किया उसी के पस मंज़र में मीडिया से बात करते हुए सूर्य चक्र की बात भी की और ये भी बताया डाला कि आखिर इतना नाइंसाफ़ी क्यों। सुनिएगा नौजवान इरफान बशीर के सूर्य चक्कर मिलने से लेकर क्वार्टर के एकोमोडेशन के खाली कराने तक महबूबा मुफ्ती का क्या कहना था। उसको वो उसके बाप को मिलिटेंट्स ने मार दिया
और उसने उस वक्त एक मिलिटेंट को मार दिया उस लड़के ने सेल्फ डिफेंस में, और उसके बावजूद शौर्य चक्कर मिला उसको, और उसके बावजूद उसको बोलते मकान खाली करो। तो ये क्या सिलसिला है? ये तो बहुत जुल्म हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। पर अभी आप इनकी बात कर लीजिए। शौर्य, क्या ये डेलिबरेटली ये ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पर हिरास करने के लिए? यहाँ मेरे ख्याल में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि ये लोग उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ अलाइन हो जाएं, और इसलिए ये पार्टीबाजी की भी लड़ाई हो रही है और बेचारे गरीब लोगों को बीच में तंग किया जा रहा है। और इसी वजह से ये बच्चा जो है ये इतना तनाव का शिकार हो गया कि इसने अपनी चलिए, सूर्य चक्र और नौजवान की मुबैना तौर पर खुदकशी और इसी के पस मंज़र में सियासी जमातों की सरफटोल का महबूबा मुफ्ती ने हवाला दिया। ख़ासतौर पर उन्हें बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर दूसरे मामलात में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन, अब ज़रा हम तालीम के मैदान की बात भी कर डालें। तालीम हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हम एजुकेटेड नहीं होंगे, लिटरेट नहीं होंगे, तो हम अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं दे सकते। और इसी तालीम को पड़ाव तक पहुंचाने के लिए सरकारी सतह पे भी कोशिशें। श्रीनगर के कोठी बाग स्कूल में भी आज जन भागीदारी प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम भी रखा गया था, जहां तालीम के सेक्रेटरी मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर बच्चों ने अपनी बात भी कही, अपना मैसेज भी दिया, बुज़ुर्गों तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की। और तालीम की जन भागीदारी की जब बात की जाए, यानी जन माने इंसान, आम लोग, भागीदारी के मतलब हिस्सेदारी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, और इसका मतलब यही है कि हम ज़िम्मेदार हैं और हमें अपनी ज़िम्मेदारी से पूरी तरह इसमें हिस्सेदार बनना है। और तालीम के लिए हम हर किसी को हिस्सेदार बनना है। आज यहाँ पे में वादे भी हुए तालीम को आगे ले जाने के हवाले से, और सेक्रेटरी एजुकेशन, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन ने इस हवाले से यकीन दिलाया कि सरकारी सतह पे जितना भी हो सकेगा उस पे पूरी तरह से सरकार खरा उतरने की कोशिश करेगी। यहाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी मौजूद थे, उसके साथ साथ जो मुआशरे के ज़ेज़ तबकात से वाबस्ता लोग थे वो भी पहुँचे हुए थे, और तालीम को एक नई मंजिल तक सियासत से अलग रखते हुए की कोशिश करने का वादा भी दे रहे थे। लेकिन जन भागीदारी में क्या है आपकी ज़िम्मेदारी, पहले कमिश्नर सेक्रेटरी से उस मामले पर सुनेंगे, और हमने उससे एक सवाल भी पूछा, हमारे नुमाइंदे ने, उस सवाल का जवाब भी सुनेंगे। लेकिन पहले जन भागीदारी क्या है, आपका क्या रोल है? जिसमें जन भागीदारी के रूप में हम लोग FLN और TLM के बारे में लोगों को बता रहे हैं। बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, किस तरह के ट्रेनिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स जो हैं वो लोगों ने अपने तरफ से बनाया है। हम लोग का एक ओवरऑल गाइडेंस तो था, लेकिन अपनी तरफ से बनाया है जो जिसमें बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व है, और वो बड़ा एक्सप्रेसिव है। एक पेडागोजी है वो बच्चों को कोई बात समझाने में बहुत सफल रहेगा है। और इससे अंक गणित के बारे में बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जिससे वो उनकी लर्निंग बेटर हो। जन भागीदारी हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसमें हिस्सा लेना है। लेकिन सवाल महकमे तालीम के अहदेदारों से यही पूछा जा सकता है कि आज जून की 10 तारीख है, कल 9 तारीख को 12वीं का रिज़ल्ट आया है, 11वीं का, 10वीं का भी नहीं आ पाया है। तो अब ये रिज़ल्ट कब आएगा, कब एडमिशन्स होंगे, कब स्कूल खुलेंगे, कब सेशन चलेगा, फिर कब तक स्कूल जा पाएंगे? तो तालीम के मिजाज में या तालीम के माहौल में ये सवाल जो है हम उठाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है। हम तालीम के मामले में कोई भी समझौता नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसी तालीम के मामले में कुछ लोगों ने परसों बताया था, जो इल्ज़ाम लगाया था श्रीनगर के स्कूल का, जिसमें बताया था कि लेबॉर्ट्री और लेबॉर्ट्री में लिटमस टेस्ट, नकाब, हिजाब, जंजाल बंजाल जो कुछ भी है उस पे, और उसी पे सवाल जब मीडिया ने पूछा तो पूछा कि क्या हुआ था स्कूल में, क्यों ऐसा हुआ था, तो जवाब सुनिएगा क्या बता रहे हैं सेक्रेटरी कमिश्नर एजुकेशन। कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कल आपने सुना प्रिंसिपल ने कहा था कि आप एक यूनिफॉर्म हिजाब क्या है, अबाया पहने। हमने कहा कि नहीं, स्कूल ड्रेस तो है, उसके ऊपर आप अबाया लगा लें। किसी ने मना नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो एक मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। वो चाह रही थी कि स्कूल में जब बच्चे आए तो एक यूनिफॉर्म जैसा दिखे। यूनिफॉर्म तो बच्चे पहने हुए थे, लेकिन उस ऊपर जो अबाया उन्होंने लगाया था वो बहुत से रंग का था। वो चाहती थी कि ये हो जाए, ऐसा उनका। मैंने उनसे बात की, मैं स्कूल में भी गया। चलिए भैया, रंग का मामला और उसी रंग पे फ़िलहाल मामला कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कंट्रोवर्सी है एक,
और एक कंट्रोवर्सी श्रीनगर के बटमालू इलाके की ड्रेनेज है जिसमें बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। और सवाल यही है कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, तो क्या स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज ऐसे ही होता है? अगर दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह की ड्रेनेज होती तो वहाँ सरकारें गिरी होती, वहाँ बड़े कुछ मामलात हुए होते। लेकिन अफसोस ये साउथ एशिया है और साउथ एशिया में ड्रेनेज का क्या हाल होता है, न सरकार को गम है, अवाम बेचारी क्या कर सकती है, अवामी नुमाइंदे क्या कर सकते हैं। और श्रीनगर के बटमालू इलाके की ड्रेनेज का हाल ऐसा क्यों है, आज इसका खुलासा करने की कोशिश करते हुए जब डिप्टी मेयर तक पहुंचे तो मालूम हुआ कि यहाँ तो बड़ी सरफटोल है। सुनिएगा डिप्टी मेयर क्या बता रहे हैं, सरफटोल कितनी है श्रीनगर में, क्यों नहीं तरक्की हो रही है। डिप्टी मेयर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि शहर में जो डेवलपमेंट रुकी है ये इस वजह से रुकी है कि हमारे यहाँ पे काउंसिल सेशन नहीं हो रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन होने थे वो पिछले 1 साल से नहीं हो रहे हैं। तो जो मैंडेट दिया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 में कि जो भी वर्क्स प्लान, जो भी डेवलपमेंट प्लान हमें अप्रूव करने हैं या तो काउंसिल में करने हैं या तो एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई मीटिंग हुई पिछले 1 साल में और ना उसके इलेक्शन हुए दोबारा और ना काउंसिल ही लगी पिछले 1 साल से। तो हमने मेयर को तहरीरी बहुत बार आगाह किया है कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 की वायलेशन है। जो उसमें सेक्शन 53 है उसमें मैंडेटरी ये लिखा है कि हम काउंसिल का सेशन यहाँ पे हर 1 महीने में कन्वीन करना ही करना है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने कई बार यहाँ के जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उनकी नोटिस में भी लाया है, उनके पास भी कॉरपोरेटर गए, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के पास भी कॉरपोरेटर गए और जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनकी नोटिस में भी ये बात आई है। तब भी ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को बालाई ताक रख के यहाँ पे काम किए जा रहे हैं और शहर की जो म्युनिसिपल एक्ट पे काम नहीं हो रहा है। एक्ट की खिलाफ वर्जी हमने पिछले 1 साल के दौरान सरहद के उस पार होते देखा। कायदे और कानून को खुला वहाँ पे रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उसकी कुछ हवा तो नहीं लगी है जो एक्ट की यहाँ पे भी एक्ट पे अमल दरामद नहीं होता है? सवाल है, पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं हो रहा है। क्या कायदा और कानून है? अगर कायदा और कानून है तो क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन आपको बताएं, कायदा और कानून के बीच में एक मामला था जिसे सही करने की ज़रूरत थी, बड़े दिनों से उम्मीद थी, लेकिन बिलाखिर सही हो गया। श्रीनगर का हवाई अड्डे का बाहर का मनाजिर, बाहर के मनाजिर, माफ़ कीजिएगा, और इन बाहर के मनाजिर में श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर से यानी मेन टाउन जो बाहर का लॉट है वहाँ से अंदर तक पहुँचते हुए टर्मिनल तक पहुँचने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था। चेकिंग, फ्रिस्किंग, बुक की मामलात और घंटों ट्यूब में खड़ा होना, लाइन में लगे रहना, फिर इधर से उधर से। लेकिन उसका इलाज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी निकाल दिया है और ये है ई कार्ट। और ये ई कार्ट श्रीनगर के हवाई अड्डे से अंदर से लेकर बाहर तक शुरू की गई है और इसी कार्ट के बड़े फ़ायदे होंगे। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की ई कार्ट है, ये फ्री सर्विस है और इस फ्री सर्विस में आपको फ़िलहाल ट्रैफिक का जंजाल, परेशानी, दूसरों से निजात मिलेगी। डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर हवाई अड्डे के हैं, उन्होंने हमारे साथी इरफान फाजिल से इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात की है, वो भी आपको सुना लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जावेद साहब मौजूद है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर है और यहाँ पर ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी जो है अब शुरू की गई है। ये ड्रॉप एंड गो जो है ख़ास तौर पर कैब से रिलेट करती है। सर, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। सर, थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस फैसिलिटी के बारे में। अभी हमने ये ड्रॉप एंड गो फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस करी है, दिस इज़ फॉर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स। जो भी गेट पे अपना व्हीकल को ड्रॉप कर सकते हैं इन केस दे डोंट वांट टू गो इन, और वहीं से उनकी जो व्हीकल है वो वापस एग्जिट कर जाएगी। पैसेंजर अपना सामान लेके एक्सरे मशीन तक जाएंगे और वहाँ से बाहर निकल के एक्सरे करवा के देयर विल बी कैब, दिस ई कार्ट्स वेटिंग फॉर देम, और ई कार्ट्स में आराम से वो टर्मिनल तक जा सकते हैं। दिस इज़ ए कम्प्लीटली फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड अभी हमने इनिशियली फ्री फैसिलिटी श्रीनगर के हवाई अड्डे पे, लेकिन फ्री की बात करें तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग फ्री में धक्के नहीं खा रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम लगातार उन्हें देखते रहते हैं। वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते रहते हैं और इन मुजाहरों के दौरान वो सवाल जो हैं वो उठाते रहते हैं और इन सवालात के बीच में हमारे जो इदारे हैं उन पे वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और आज भी इन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के बाहर एक मुजाहरा करने की कोशिश की जिस दौरान
पुलिस और इनके दरमियान मामला भी देखने को मिला। और उसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी हक़ की जो बात, उनके अल्फाज के मुताबिक जो हक़ की बात वो कहना चाहते हैं उसको हुकाम सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। फायर एंड एमरजेंसी मामला जो है काफ़ी वक्त से पड़ा हुआ है और इसमें शक शुबात तब भी हुए थे। पिछले साल भी शक शुबात की एक नई लाइन देखने को मिली थी। पुलिस की भर्ती के मामले में भी शक शुबात देखे थे, कुछ और मामलात में भी देखे थे। तब सरकार ने बताया था कि बहुत जल्द मामला हल किया जाएगा, लेकिन वो पुलिस की भर्ती का मामला फ़िलहाल टला ही हुआ है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस वालों से बड़े वक्त से टले हुए हैं। ज़रा सुनिएगा इनकी उम्मीद क्या थी। एस्पिरेंट हुए एजाज अहमद बारामूला से। आप जो हिसाब यहाँ देख रहे हो प्रेस इंक्लूसिव श्रीनगर में, वी आर स्ट्रांगली कंडेम जिसके हमारे लीडर्स को डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से। एलजी बार बार क्यों कर रहा है हमसे? क्या हमने कोई गलती की है? हम आपसे एक रिपोर्ट चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, अगर हमारी डेलीगेशन आपसे मिली, आपने कहा बिल्कुल फायर एंड एमरजेंसी में स्कैम है, आपने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एक वेल सेटअप था आपका, लेकिन अगर कमेटी को आपने 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया, 6 माह गुजर जाने के बाद रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में। और चलिए नाजरीन, हम केमिस्ट्री की बात भी खरी डालते हैं। कल 12वीं जमात का रिज़ल्ट आउट हुआ। बहुत से इलाकों में अच्छी खबरें आई हैं, बहुत से इलाकों से, बहुत से उन स्कूलों से अच्छी खबरें आई हैं जहां उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नाउमीद भी आए हुए थे। ये बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में केमिस्ट्री का वाविला लेके आए हुए थे और बता रहे थे कि आखिर इस केमिस्ट्री के पीछे क्या कुछ मामला है। ये केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कर दिया है और इस केमिस्ट्री की वजह से उनका अपना फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है, वो नालाबों से नाउमीद दिखाई दे रहे हैं। ये 12वीं जमात के वो तालिब इल्म हैं जिनका रिज़ल्ट कल आया। इनका फटाफट में सुन लेते हैं। हम काकापोरा बॉयज़ हायर सेकेंडरी से आ रहे हैं। हम इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा जो कल शाम का रिज़ल्ट निकला है, वहाँ पे जो केमिस्ट्री का रिज़ल्ट है, हमने 12th क्लास का रिज़ल्ट हमारा निकला हुआ है शाम को। तो उधर पर क्या है, हमने केमिस्ट्री जो रिज़ल्ट है, मतलब एग्ज़ाम है, वो अटैम्प्ट किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, हमें डिस्क्वालीफाई आ रहा है, वहाँ पे रैपियर आ रहा है हमें, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल के अवार्ड्स उनने उसमें ऐड नहीं करे हुआ है। हम अब पिंगलाना सुबह गए थे, उधर के टीचर हमारे साथ है और हमारे प्रिंसिपल भी हमारे साथ आए, सब ऑफिस। उनने वहाँ पे बताया कि हम इनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज इन्हें अवार्ड सबमिट फॉरवर्ड करा हुआ था। फिर उनने बताया कि हम पुलवामा में, बताया गया हमें कि हमने बेमुना में अवार्ड सबमिट करा गया किया है। और उनने वहाँ पे ये काकापोरा पुलवामा में पड़ता है और काकापोरा पुलवामा के बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। साहब जाहिर है हमारे बोर्ड हुकाम कहीं न कहीं अक्सर ये इस तरह का फंदा रख लेते हैं, इसे फंदा हम कहेंगे, रख लेते हैं। शायद इसके पीछे उनकी अपनी कुछ मर्ज़ी हो, कुछ मंशा हो। बहुत से लोग, बच्चे जो हैं, इस मामले को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं और आज काकापोरा के बच्चों को परेशान किया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर 1-2 बार बोर्ड हुकाम से पूछा जाता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं डिलिबरेट अटेम्प्ट तो नहीं है, ह्यूमन एरर तो हो सकता है, लेकिन बार बार ये ह्यूमन एरर, इस पे सवाल उठते हैं और बोर्ड हुकाम जो है वो टस से मस होते नहीं हैं। न जाने उनके पीछे कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जो इस तरह का करने के बावजूद भी वो सही नहीं कर पाते। तो चलिए, ये उम्मीद की एक सफ़र, उम्मीद की किरण, और उम्मीद की सी किरण के साथ आज के दिन भर से मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।